हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का अगला लेक्चर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में क्या अंतर है उसको भी देखेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो टीचर सब हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर, किस खासकर बहुत ही नामी टीचर हैं, वो जब इस चीज़ को पढ़ा रहे थे और मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़ा मतलब अजीब तरीके से उसको बता रहे हैं, जो कि ऐसा बात है नहीं। ठीक है, इसमें क्या है उसको हम क्लियर करते हैं आज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे पहले इसमें क्या होता है, द एनर्जी इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे ही हर एक बच्चे और टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। ये एनर्जी इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ। हमने नहीं लिखा कि एनर्जी ऐड करना है या एनर्जी रिलीज करना है, या एनर्जी ऐड होगा देना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा। हमने सिर्फ लिखा है कि एनर्जी का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो रिलीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, हमको देना भी पड़ेगा। तो द एनर्जी इन्वॉल्व्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन अ गैसेस एटम। खासकर कौन सा गैसेस एटम, तो पता ही होगा आप लोग को, आइसोलेटेड के बारे में बात करते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम, समझे। तो ये एनर्जी जो इन्वॉल्व हो रहा है ये दो तरह का होता है। एक या तो निकल सकता है तो उसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज्ड। कुछ ऐसे एटम हैं जिनके लिए एनर्जी रिलीज होता है, और कुछ ऐसे एटम हैं या आयन हैं उसके लिए एनर्जी देना पड़ता है। ठीक, अब देखो जनरली क्या होता है, हमारे पास जो एनर्जी का कैलकुलेशन होता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में, वो डेल्टा एच के टर्म में दिया जाता है, समझे बात। और इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन है और उसके उस रिएक्शन में या उस प्रोसेस में या उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी का चेंज होगा उसी को बोलते हैं डेल्टा एच ई जी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा ई जी एच, ये इसका लिखने का तरीका है, समझे। अब देखो आगे कि ये जो डेल्टा एच है ये दो तरह का होगा, या अगर एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो या एनर्जी चेंज निगेटिव हो, मतलब ओवरऑल एनर्जी उससे क्या हुआ है, देना पड़ा। तो उस तरह के एनर्जी या उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, या उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली फेवरेबल नहीं माना जाता है। और इसके बाद जो है इधर डेल्टा एच नेगेटिव, जिसमें ओवरऑल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, मतलब निकला है, इसलिए निगेटिव है। तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और यही फेवरेबल माना जाता है। बात समझ में आ रहा है, यही फेवरेबल माना जाता है। अब देखो गौर से, इतना चीज समझ में आया। अब हम जनरली क्या देखते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसको कैसे दिखाएंगे, कि मान लो हमारे पास कोई एक ए गैसेस एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसमें हमने किया इसको, और बन गया हमारे पास कि किसी न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एनायन मिलेगा। तो इस प्रोसेस में एनर्जी इन्वॉल्व जो होता है ना उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब किसी एक न्यूट्रल एटम को अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है और उस रिएक्शन में कितना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है, देना पड़ा है या रिलीज करना पड़ा है। जनरली लोग लिखते हैं रिलीज्ड, उनको पता ही नहीं है कि कुछ एटम में क्या हो रहा है, हमको देना भी पड़ेगा। तो आप पहले रिलीज लिख के फिर बाद में बताते हैं कि, तो बच्चे को कंफ्यूज करने का तरीका हुआ है। आप पहले लिखिए कि इन्वॉल्व, समझे बात। तो इन्वॉल्वमेंट से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो इधर कुछ हम पहले लिख रहे हैं यहाँ जनरली, तो ये बात ध्यान रखना कि इसमें एक्सेप्शन आएगा। अभी जो बताने जा रहे हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन आएगा, और ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें एक्सेप्शन आता ही आता है, समझे बात। अब देखो गौर से, एक्सेप्शन क्या है,
पहले तो प्रोसेस समझते हैं। जनरली मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, और हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसको, मेटल को, और मेटल जाना ही जाता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो जाना जाता है। तब ना हम बोलते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे के कैटायन बन जाए। अब इस बार क्या उल्टा चीज हो रहा है, उस मेटल के गैसेस एटम में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अनफेवरेबल चीज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तब देख रहे हो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, या डेल्टा एच ईजी जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस बार एनर्जी देना पड़ा है हमको, समझ रहे हो बात। तो अब देखो यहाँ पे यही इन्वॉल्वमेंट वाला चीज आ गया ना, एनर्जी देना पड़ा। अगर एनर्जी रिलीज लिखते तो ये एक्सेप्शन पहले ही आ जाता। अब देखो इधर, ये मेटल के लिए, नॉन मेटल में जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाना जाता है, तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। ये फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल रिएक्शन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, निगेटिव होगा। समझ में आया इतना चीज। अब देखो आगे, इस मेटल का एक्सेप्शन क्या है, जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, इसीलिए इसका डेल्टा EgH क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अल्कली मेटल लिथियम, खासकर लिथियम, अल्कली मेटल में लिथियम वो क्या है, वो तो मेटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है। ऐसा इसीलिए देखो इसके लिए लिखे हैं लिथियम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम एनायन, और इसका डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है। और ये स्लाइटली होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ निगेटिव में जाता है। वो इसीलिए होना क्या चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो किस में जाएगा, 2s1 में जाएगा, जो आउटर मोस्ट रहेगा उसी में तो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, जो आउटर मोस्ट होगा उसी में तो तुम डालोगे, अंदर थोड़ी डालोगे। तो जो जिसमें डाल रहे हो क्या है, 2s1 है, s सब सेल है, और s सब सेल ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है। इसीलिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन ऐड करने वक्त उस मेटल में, लिथियम मेटल में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ा, इसीलिए इसका डेल्टा एच जो है निगेटिव आ गया। समझ में आया बात। तो ये था किसका, मेटल वाले टर्म का एक्सेप्शन। अब नॉन मेटल के भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अब देखो नॉन मेटल के एक्सेप्शन कब होंगे, जब उसका हम पोली एनायन बनाएंगे, समझे बात, जैसे O2 माइनस N3 माइनस इस टाइप का, समझे बात। अब देखो जब ये O गैसेस एटम मतलब ऑक्सीजन गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा था पहले बार में, और O माइनस गैसेस एटम बना, तो डेल्टा EgH जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो निगेटिव था, होना भी चाहिए। निगेटिव में कितना है, -148 किलोजूल पर मोल। ये इसका यूनिट है, एनर्जी चेंज है ना, तो एनर्जी चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी में भी देखे थे, तो सेम यूनिट इसका भी होगा, वही सब, समझे बात। अब देखो जब O माइनस बन गया, O माइनस बना, एक तो वैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऊपर से माइनस चार्ज दे दिए, या यूं कहें कि साइज छोटा है ऊपर से माइनस चार्ज दे, तो इसको ले तो लिया एक समय के लिए, लेकिन होल्ड कर पाना मुश्किल था। अब हम क्या कर रहे हैं, उस O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं और O2 माइनस कर रहे हैं, मतलब जितना चार्ज अपॉन वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है चार्ज। एक फिक्स वॉल्यूम में, मान लो तुम्हारा साइज एक छोटा सा है, तुम्हारा कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने का, हमने तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा, तुम अनबैलेंस्ड हो जाओगे। तो वही बात हो गया इसके साथ। तो इसने इलेक्ट्रॉन लेने से मना किया, लेकिन हमने ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके एवज में हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और इसीलिए इसका कहते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, करीब कितना, 748 किलोजूल पर मोल। अब जब हम इस ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन मतलब ये चला गया इससे, तो क्या हुआ, O गैसेस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे O2 माइनस गैसेस एटम बना, तो इसका जो ओवरऑल चेंज अभी भी आया, देखो अगर हम डेल्टा एच लिखेंगे तो पहले वाले रिएक्शन के लिए क्या है, -148, प्लस सेकेंड वाले के लिए कितना है,
कितना है, प्लस का कितना 748, तब पर भी तो जो चेंज होगा, या डेल्टा एच लिखेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे, तो जो चेंज आएगा जोड़ने के बाद क्या होगा, इतना पॉजिटिव का है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है ये अनफेवरेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया। बात समझे? तो इसीलिए हम लिखते हैं एक नोट डाल के कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली एनायन या पॉली निगेटिव। हाँ, तो देखना हम लोग एक नोट डाल के देखते हैं, लिखते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ पॉली निगेटिव एनायन लाइक O2- N3- etc आर ऑलवेज इंडोथर्मिक। मतलब उस प्रोसेस में हमको क्या देना पड़ता है, हीट को देना पड़ता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ना शुरू हो गया, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एनर्जी को एडिशन करना पड़ा उस प्रोसेस में। अब हम एक चीज़ बताते हैं तुम लोग को, बहुत ही अच्छा चीज़ है कि अगर मान लो कोई ए गैसेस एटम में तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए और ए निगेटिव बना, इसमें जो एनर्जी का चेंज था जिसको हम डेल्टा EgH लिखेंगे, वो कितना था, -5 था। कितना था, -5 किलोजूल पर मोल। अब देखो दूसरे में बी एटम है गैसेस एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए, बना क्या, B- गैसेस एटम, और उसका डेल्टा EgH जो होगा वो -10 किलोजूल पर मोल है। समझ में आया दोनों क्वेश्चन, दोनों चीज़? अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ कि पहले वाले और दूसरे वाले में किस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो सिंपल है, जिसका रिलीज्ड एनर्जी जो है वो वैल्यू, निगेटिव में जो वैल्यू है एनर्जी चेंज का, वो जितना ज़्यादा उतना ही लेने की टेंडेंसी ज़्यादा। इसीलिए बी गैसेस एटम का लेने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गया, किससे, ए गैसेस एटम से। समझे बात? अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या रिलेशन है। तो इस इक्वेशन को जो थर्मोडायनेमिक्स से निकला है, और तुम लोग को ये पढ़ना नहीं है, इससे हम लोग क्या करते हैं ना, इस रिलेशन को बताते हैं। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस 5/2 RT, जहाँ T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, R गैस कांस्टेंट है और 5/2 कोई कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव का, और ये इक्वल किसके हुआ, देखो इधर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये चीज़ क्या है, अभी क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखें, क्योंकि ये निगेटिव का है ना, तो निगेटिव में समथिंग जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड को हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम है। अब हम इस टर्म को क्या करते हैं ना, रिलेट करते हैं किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे रिलेट करेंगे तो ये जो टर्म है, ये टर्म 0 हो जाता है। ये टर्म 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वही चीज़ लिखे हैं, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जितना भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं ये सब रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, क्योंकि जब तुमको ऑर्डर पूछा जाता है या कैलकुलेशन पूछा जाता है तो लिखा जाता है कि T25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर लिख के देता है। कभी भी टेम्परेचर ज़्यादा या कम मेंशन करके नहीं पूछता है तुम लोग से। तो इसका मतलब एक ही चीज़ याद रखना कि ये दोनों जो टर्म लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों सेम है, बस साइन अपोजिट है।
तुमको ये चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या यूं कहे माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। समझ में आया बात, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक, अब रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। कोई ए गैसेस एटम था, उसमें हम क्या किए ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उससे, तो क्या हो जाएगा उसका I1। यहाँ लिखें ए गैसेस एटम से ए पॉजिटिव गैसेस एटम बना, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया। समझे बात। अब क्या करें, अब देखो इधर ये ए गैसेस, ए पॉजिटिव गैसेस एटम में हम ना एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, तो ये क्या बन गया हमारा, ए गैसेस एटम बना। और ये क्या है, यही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें किसी में एडिशन होता है ना, तो इस बार कैटायन में एडिशन हो रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इस प्रोसेस में इधर जाते हैं तो यही है, इस प्रोसेस से इधर जाते हैं तो यही है, कि मतलब दोनों प्रोसेस तो सेम है, दोनों प्रोसेस सेम है लेकिन प्रोसेस अलग अलग हो रहा है। अगर हम ए गैसियस एटम से ए पॉजिटिव गैसियस एटम जाते हैं तो ये क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, ए का, जो कि इक्वल है किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए पॉजिटिव एटम, सॉरी ए पॉजिटिव गैसियस एटम। बात समझ रहे हो, ए के लिए नहीं, ए के लिए नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैसियस एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए पॉजिटिव गैसेस एटम। समझ रहे हो बात, ये जो लिखे हुए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैसेस एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए पॉजिटिव गैसेस एटम, और वही ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। तो एक एटम होना चाहिए न्यूट्रल और उसका कैटायन, उसके लिए क्या होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर होता है। इससे यही पता चला ना कि एक न्यूट्रल एटम, उसका कंपैरिजन कर दें किससे, एक उसी का कैटायन, इस दोनों का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो बराबर हो जाएगा। समझे बात। लेकिन अगर हम किसी एक गैसियस एटम के लिए देखें तो उसका बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस नहीं है। इधर जाते हैं तो क्या मिला हमको, ए पॉजिटिव गैसेस एटम, इधर जाते हैं तो क्या मिला, ए निगेटिव गैसेस एटम। तो कैसे इक्वल हो जाएगा, जब दोनों प्रोसेस ही अलग है तो कैसे इक्वल होगा। तो ये कंसेप्ट था जो तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो तुम लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो नया नया कंटेंट तुमको मिलेगा। अब हम लोग ना ट्रेंड देखेंगे। पहले तो फैक्टर देखते हैं कि किस किस बात पे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा डिपेंड करता है, और फिर हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में, जिसमें पीरियड में और ग्रुप में देखेंगे। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साइज जितना घटेगा उतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, क्योंकि हम पहले बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एक ही छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, एक बड़े से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का ऐड करना, बड़े से वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो आसानी से हो जाएगा। तो आसानी से होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। यही बात कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइज के क्या होगा, इन्वर्सली होगा, और सिग्मा के भी इन्वर्सली होगा। सिग्मा कौन सा, शिल्डिंग कांस्टेंट, याद है ना। जेड इफेक्टिव का लेक्चर देखना अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे हम। अब देखो इस तीनों पे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी है वो दिख रहा है तुमको। अब दो ऐसे और फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, समझे, वैरी नहीं करता है, डिपेंड करता है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इस चीज़ को तुमको एग्जाम्पल से बताते हैं। एक बेरिलियम है हमारे पास, नाइट्रोजन है और नियोन है। अब देखो गौर से, बेरिलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 और इसका
2p3, इसका 2p5। ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, लेकिन ये फुल फील्ड नोबेल गैसेस एटम है, और ये है तो फुल फील्ड लेकिन नोबेल नहीं है, समझे, लाइक नोबेल एटम नहीं है ये। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, B-, इसमें ऐड करते हैं तो N-, और ये तो ऐड करेगा ही नहीं। कितनों कुछ कर लें हम ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है, तो जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो हम क्या बोल दिया, इसका ये लेने की टेंडेंसी कुछ है ही नहीं, तो क्यों लेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के टुवार्ड्स अट्रैक्शन बहुत कम है ना, बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, नहीं लेगा कभी। तो इसीलिए इसका बहुत ही कम। तो जब भी नोबेल गैसेस एटम आए तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ Ne आ गया, तो Ne का तो पोजीशन फिक्स हो गया कि लास्ट होगा। अब इस दोनों में देखेंगे कि Be का ज़्यादा या N का ज़्यादा। अब देखो यहाँ N की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जस्ट आगे बताएंगे हम। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बाद होगा। और सबसे कठिन से ये लेगा क्योंकि मेटल है, तो इसका सबसे ज़्यादा, इसीलिए Ne फिर B फिर N, बात समझे ना, Ne B और N, क्योंकि N आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना, तो वो तुरंत ले लेगा, उसका एफिनिटी उसके तरफ ज़्यादा है, तो इसीलिए N का ज़्यादा। फिर ये थोड़ा सा मुश्किल से लेता है, ये तो लेता ही नहीं है, तो इसी सबसे कम। इतना चीज़ समझ में आया, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, नोबेल गैस एलिमेंट का क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बढ़ जाते हैं कहाँ, दूसरे डिपेंडेंस पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बाद पेनिट्रेशन पावर पे भी डिपेंड करता है। पेनिट्रेशन पावर S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का, फिर D का, फिर F सबसेल का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को तुमको S में डालना है तो उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियस पे उसका फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, तो वो तुरंत ले लेगा, समझे बात। वो न्यूक्लियस चाहेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को ले लें, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, समझे बात। अब देखो इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसमें ये नियोन भाई साहब, नाइट्रोजन जी और बेरिलियम भाई साहब, ये तीन को तो आप निकाल के पहले ही ऑर्डर में सजा चुके हैं कि नियोन का सबसे कम, फिर बेरिलियम और फिर नाइट्रोजन। तो इस तीनों को एक साथ हम हटा दिए, हटा के इधर सजा दिए। अब बचा हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक। अब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का और फिर लिथियम का। लेकिन क्या होता है, ये नाइट्रोजन का तो फ्लोरीन का तो ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर कार्बन का होता है, ये तो ठीक है। लेकिन बोरोन और लिथियम में थोड़ा सा फ़र्क हो गया कि लिथियम का ज़्यादा हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पेनिट्रेशन पावर हम बताए थे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट किस में, जिसके लिए जिस दो सबसेल एडिसेंट होना चाहिए, दो ऑर्बिटल एडिसेंट होना चाहिए और उसमें n वैल्यू सेम हो और l वैल्यू डिफरेंट हो, तो ये दोनों एडजेसेंट है, क्योंकि इसको तो हम हटा चुके हैं ना, तो ये दोनों एडिसेंट आ गया, इसके लिए n वैल्यू सेम है 2 और l वैल्यू डिफरेंट है, तो इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। और पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने के बाद हम देखें कि यहाँ S में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन और यहाँ तो P में आएगा, तो S का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसीलिए ये तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका एफिनिटी इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये बोरोन से पहले आया, मतलब ज़्यादा में आया, बड़ा हो गया। तो अब देखो इसमें सबसे कम क्या हो जाएगा, फिर बोरोन हो जाएगा, फिर लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, क्योंकि इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ा, इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ा, समझे बात। अब हम लोग आते हैं किसमें, ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें, ग्रुप में। ग्रुप में जनरली तुमको ग्रुप 1, ग्रुप 2,
डी ब्लॉक एलिमेंट में तो देखना नहीं, क्योंकि वो सब मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए जाना जाता है, लेने के लिए तो नहीं। तो उसका ट्रेंड कभी नहीं कराएगा। तुमको मेनली 3 ही ग्रुप का करवाएगा। कौन कौन? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। इसका सब देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गया। अब देखना इधर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इस ग्रुप में, इस तीनों ग्रुप में सेकेंड पीरियड एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका साइज क्या है? इस सब में स्मॉल है। स्मॉल साइज है तो क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, या यूं कहें इसका वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम में, उसी वॉल्यूम में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसके वजह से क्या हो जाता है? इरेगुलर ट्रेंड आता है। और किस तरह का ट्रेंड आता है? हम पहले ग्रुप 17 का देखते हैं। ग्रुप 17 में क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन से, जबकि होना क्या चाहिए था? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो जिसका साइज छोटा होगा उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? ड्यू टू स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं उसमें, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना पसंद करता है। तो क्लोरीन क्या कहा कि तू नहीं लेगा तो हम तो हैं ही, तो क्लोरीन का आगे हो गया फ्लोरीन से, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, डाउन द ग्रुप घटेगा, घट रहा है। ठीक, अब हम आते हैं किस में? सल्फर वाले ग्रुप में, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, ग्रुप 16 में। इसमें भी ऑक्सीजन का क्या होता है? वही कहानी, समझे? यहाँ ऑक्सीजन का वही कहानी है। यहाँ हम लिखे भी हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है ना, सल्फर का सबसे ज़्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, फिर पोलोनियम, और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। देख रहे हो, इसमें इफेक्ट और ज़्यादा देखने को मिला कि ऑक्सीजन सबसे लास्ट ही चला गया। मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है उसको, उसके अपने ग्रुप में सबसे कम है, ऐसे याद रखना। ठीक है। अब नाइट्रोजन वाले ग्रुप में तो थोड़ा सा एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आता है, उल्टा पुल्टा ट्रेंड आता है। और सबका रीज़न क्या होगा? यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन का सबसे कम, फिर फास्फोरस, फिर बिस्मिथ, फिर एंटीमनी, और फिर आर्सेनिक। तो इस तरह से इसको तुमको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं। यहाँ तक हमारा क्या हो गया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया? ख़त्म हो चुका है। इसके बाद एक ट्रेंड करवा लेते हैं तुम लोग से, एक क्वेश्चन करवा लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्वेश्चन है, और पूछ रहा है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल और आयोडीन I2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए। मतलब जैसे कि ये F2 है तो FF बॉन्ड होगा, Cl2 है तो Cl बॉन्ड होगा, Br2 है तो Br बॉन्ड होगा, और I2 है तो I बॉन्ड होगा। तो इसमें तुमको इस बॉन्ड को तोड़ना है, और उस तोड़ने में कितना एनर्जी किसका लगता है वो तुमको कैलकुलेशन करवाना है। तो देखो, जब ये FF बॉन्ड बन रहा होगा तो 2p ओवरलैप क्या होगा? इधर 3p ये 4p क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है तो सेल अगला बनेगा। तो 2p 3p 4p और 5p। चूँकि इस दोनों और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइज क्या है? कम है अपने इस ग्रुप में, तो इसका इफेक्टिव ओवरलैप होता है, और इफेक्टिव ओवरलैप होने के कारण ये जो बॉन्ड लेंथ है क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता है तो I2 में सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो गौर से कि हर एक के पास 3 लोन पेयर है हर एक के पास। तो क्या होता है ना, फ्लोरीन का चूँकि F2 मॉलिक्यूल में FF बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा होने के कारण ये जो लोन पेयर है आपस में रिपल्सन करना शुरू करता है, और रिपल्सन करने से क्या कर देगा? बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देगा। और जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी से तोड़ देंगे तो एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, होना तो चाहिए था इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ FF बॉन्ड का कम हो गया ना,
कम हो गया, क्यों? क्योंकि 2p इफेक्टिव ओवरलैप होता है। तो अगर इफेक्टिव ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड लेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर एक जगह आ जाएंगे। तो इसके कारण ये F2 कहाँ आ गया? I2 के जस्ट पहले, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर F2, फिर I2। तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर था। तो आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त से शेयर करना, लाइक कर देना, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे, ताकि आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहे टाइम पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।